हाय, तो कैसे हैं आप लोग। एंड कल की मार्केट्स रही थी काफ़ी चॉपी एंड सबके मन में यही सवाल था कि अब मार्केट्स में क्या होने वाला है, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 बजे एकदम से शार्प सेलिंग देखने को मिली एंड कन्फ्यूजन छा गई मार्केट में कि ये शार्प सेलिंग क्यों आई है। सबको लगा कि शायद से एफआईआईज ने सेलिंग करी होगी, इस वजह से एक शार्प सेलिंग आई है, क्योंकि बैंकिंग में सेलिंग काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही थी। एंड इनफैक्ट मुझे भी लगा था कि शायद एफआईआईज ने सेल करा है। थोड़ा डिटेल एनालिसिस करने के बाद मेरे अब कुछ व्यू पॉइंट्स हैं। एंड एक शॉकिंग बात इस सब में ये निकल के आई है कि एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने ही कल बाय करा था। एफआईआईज ने कल ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की बाइंग करी और डीआईआईज ने भी एक ठीक बाइंग हमें दिखाई है कल, जो कि एक शॉकिंग बात हो जाती है कि ओके, जब दोनों ने ही बाय करा है तो सेल किसने करा है। तो कल शायद से हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने सेल करा है और मेन सेलिंग देखी गई थी हमारे पीएसयू सेक्टर्स में। जो हमारा पीएसयू बैंकिंग सेक्टर है वो काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था एंड एक थोड़ा यूफोरिया सा बन गया था मार्केट के अंदर। लोग इनफैक्ट पीएसयू बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बैंक के साथ कंपेयर करने लग गए थे, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक ठीक कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इंडिया में पीएसयू बैंक्स पर बहुत सारे कंपल्शंस रहते हैं कि उन्हें बहुत सारे जो रिस्की सेक्टर्स हैं उनको भी लेंडिंग करनी पड़ती है। उनके पास कंपल्शन रहता है कि स्टार्टअप्स को भी उन्हें कुछ सिग्निफिकेंट लेंडिंग देनी पड़ती है, जो एक रिस्की नेचर है। और अगर आप एक बैंकिंग सेक्टर को देखेंगे तो आपको लिए सबसे समझने की बात यह है कि बैंकिंग सेक्टर आपको ग्रोथ सेक्टर के तौर से ज़्यादा ना लेकर एक रिस्क मैनेजमेंट साइड से आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर कोई बैंक अपना रिस्क मैनेज करके चलता है अच्छे से तो काफ़ी लंबे टाइम तक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, बहुत अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल्स दिखा सकता है। अगर आपको कोई एग्जांपल लेना है तो आप एचडीएफसी बैंक का ले सकते हैं और आपको उससे पता चलेगा दैट स्लो एंड स्टडी अल्टीमेटली विंस द रेस। एचडीएफसी बैंक ने शुरुआत से अपना जो एक क्राइटेरिया रखा है अपने मैनेजमेंट में, वो रखा है कि रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट एंड ग्रोथ सेकंड, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ भी हमेशा अच्छी रही है, क्योंकि कभी कोई एनपीएज वगैरह नहीं रहे हैं जिसके कारण उसकी ग्रोथ में कुछ हिंड्रेंस आए या फिर उसके वैल्यूएशन में एक डाउनफॉल देखा जाए। अब भी अगर हम देखें तो एनपीए और ग्रोस एनपीए के मामले में मुझे पर्सनली एचडीएफसी बैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा की है। एंड बेसिकली बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स है जिसमें लोगों को वापस थोड़े से स्लिपेजेस दिखने स्टार्ट हो गए हैं, जिसके लिए लोग अब थोड़े से कंसर्न हो गए हैं कि क्या हमने हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड बैंक्स हैं, क्या उनको हमने थोड़ी ज़्यादा वेटेज तो नहीं दे दी, थोड़े ज़्यादा वैल्यूएशंस तो नहीं दे दिए। बहुत लाजमी डर है और लोगों को ये डर थोड़ा लगना भी चाहिए। पर्सनली मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा पॉइज्ड है, बहुत अच्छी सिचुएशन पर है, बहुत अच्छे आगे ग्रोथ दिखाएगा। बट हाँ, यहीं अगर मैं देखूँ तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के वैल्यूएशंस मुझे अब भी थोड़े रिच नज़र आते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा नज़र आते हैं। मुझे अब भी वो फेयर वैल्यू से थोड़े दूर हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बैंक्स के वैल्यूएशन मुझे फेयर टू अंडर वैल्यूड ही नज़र आते हैं अब भी हमारी करंट मार्केट्स के अंदर। अगर देखा जाए तो आज मार्केट्स क्या कर सकती हैं, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा यूएस में क्या चल रहा है और इंडिया में क्या चल रहा है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ओवरऑल हमारी मार्केट्स के अंदर। अगर हम थोड़ा सा देखें तो इस टाइम पे सबकी नज़रें 3 मेन चीज़ें हैं, एक डोमेस्टिक और 2 इंटरनेशनल, जिस पर सबकी नज़रें आई हुई हैं। सबसे पहला है जो वेडनेसडे को आज यूएसए के अंदर हमारा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, जो कि बहुत मेजर इंपॉर्टेंट डाटा है। खासकर फेड मीटिंग के बाद जब फेड ने इंडिकेशंस दिए हैं कि वो अपने रेट्स को पॉज करेगा, तो उसके बाद का इन्फ्लेशन डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके बिहाफ पे आगे देखा जाएगा कि आगे की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या रहने वाली है। यूएस की एक्सपेक्टेशंस है कि अराउंड 5% ग्रोथ देखा जाएगा। अगर उससे ज़्यादा आता है 5 to 5.2 तक शायद मार्केट्स झेल लेंगे एंड हमें एक माइल्ड राइज भी दिख सकता है। बट अगर 5.5 से ऊपर अगर ये डाटा जाता है तो एक शार्प फॉल की एक्सपेक्टेशन रह सकती है
मार्केट के अंदर। अगर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए 5 से नीचे सब अच्छा है एंड 4.5 से नीचे तो हम एक काफ़ी अच्छी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि चांसेस उतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं कि ये 4.5 से नीचे आ पाएगा। एक्सपेक्टेशंस है कि अराउंड 5 ही आएगा। अगर अराउंड 5 ही रहता है तो मार्केट्स के लिए एक अच्छी बात रहेगी। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में नहीं है, बट मुझे लगता है कि एकदम से अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन डाउन यूएसए में देखा गया तो कहीं ना कहीं वो एक यूएसए में कहीं रिसेशन की तरफ इंडिकेशन ना दिखाए, और मुझे लगता है कि उसके थोड़े से नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं मार्केट्स के ऊपर। सेकंड जो सबसे मेजर चीज़ है वो है यूएस की डेट सीलिंग, एंड अब उसमें बस एक हफ्ता बच गया है जो हमारे मई के सेशन है, तो उसके अंदर एक हफ्ता बचा है। यूएस के अंदर 7 दिन बचे हैं बेसिकली यूएस कांग्रेस के पास और यूएस गवर्नमेंट के पास इस डेट सीलिंग के इशू को रिजॉल्व करने के लिए। जो बिडेन ने कल मीटिंग भी करी थी कांग्रेस के लीडर के साथ यूएस के, बट उसके कोई खास नतीजे निकल के नहीं आए हैं। यूएस में ट्रेडर्स ने काफ़ी होप बनाई हुई थी कि शायद इससे कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा एंड वो आगे इस मैटर को फर्दर नहीं ले जा पाए। तो इसका कुछ कंक्लूजन नहीं निकला एंड हम वो यूएस की मार्केट्स में भी देख पाए कि कल यूएस की मार्केट्स ने एक मार्जिनल डाउनफॉल दिखाया है। हमारा S&P 500 भी अराउंड 0.6% डाउन है। नैस्डैक थोड़ा एक्स्ट्रा डाउन है, अराउंड 0.7 के आसपास आई गेस। डाउ जोन्स ने अपने आप को थोड़ा सा संभाले हुआ है, वो 0.15% ही डाउन है। फ्यूचर्स भी आगे थोड़े से स्लिपेजेस ही दिखा रहे हैं। यूएस मार्केट्स के अंदर थोड़े डाउन ही है। तो ऑल ओवर अगर यूएस की तरफ से कहा जाए तो कल का दिन थोड़ा सा नेगेटिव में ही जाएगा, क्योंकि कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ पाई है इस इशू को रिजॉल्व करने के ऊपर। तो अगर इन दोनों इश्यूज़ को हटा दिया जाए तो उसके बाद जो सबसे मेजर खबर आती है वो ये रहती है कि कर्नाटका इलेक्शंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो चले हैं इस टाइम पे, क्योंकि उनके रिजल्ट्स जस्ट होराइजन पर हैं। तो ये देखना कि क्या कौन सी सरकार आती है, किसकी सरकार आती है। अभी तक के पोल्स के हिसाब से तो लग रहा है शायद रूलिंग पार्टी नहीं जीत पाएगी, बट मोर ओवर कर्नाटका इलेक्शंस का आई डोंट नो व्हाई स्टिल मार्केट्स पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख पा रहा है, जो काइंड ऑफ एक थोड़ी सी नेगेटिव बात भी हो सकती है। क्योंकि अगर एकदम से कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट निकल के आते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट की अगर मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी कोई भी नहीं आ पाती तो उसका हमें थोड़ा सा डाउनफॉल झेलना पड़ सकता है। अगर मार्केट्स इसे ऑलरेडी फैक्टर इन करके रखती है तो फिर हमें उतना ज़्यादा डाउनफॉल झेलना नहीं पड़ेगा मार्केट्स के अंदर। बट हाँ, मुझे नहीं लगता है कि इस चीज़ को अभी फैक्टर इन करा जा रहा है। बहुत सारे लोगों की इसके ऊपर नज़र है, बट हाँ एक थोड़ी सी कीन आय ज़रूर होनी चाहिए। उसके ऊपर मुझे थोड़े से ग्लोबल क्लूज़ थोड़े और नेगेटिव होते दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली कंट्रीज़ टू कंट्री एक ग्लोबल टेंशन बढ़ती दिख रही है। जैसे कि कल पुतिन की स्टेटमेंट आई थी जिसने कहा था कि ये वर्ल्ड एक होराइजन की तरफ है, बेसिकली एक चेंजिंग वर्ल्ड हम देख पा रहे हैं एंड हमें तो उसके हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा, या फिर हम बेसिकली हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बेसिकली जस्टिफाई करना चाह रहे थे जो भी सारी क्राइसिस चल रही है यूक्रेन के साथ एंड अपने जो उनकी पॉलिसीज़ हैं उसके लिए वो अपने पीपल को अपने जनों से बात कर रहे थे एंड लोगों को बेसिकली एक नेशन को एड्रेस दे रहे थे। तो उसको मार्केट्स ने थोड़ा नेगेटिवली कर लिया था एंड उसके बाद यही बात काफ़ी नहीं थी कि चाइना के अंदर और कनाडा के अंदर भी टेंशन्स काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। बेसिकली दोनों ने ही एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को अपने अपने देश वापस जाने के लिए कह दिया है। सिचुएशंस इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। ये बातें जस्ट स्टार्ट हुई थी। कोई कनाडा में लॉ मेकर हैं, उसके खिलाफ चाइना एक्शन लेने वाला था क्योंकि वो बेसिकली एंटी चाइना का काफ़ी स्टैंस रखते हैं। तो उनके कुछ रिलेटिव्स हैं जो हांगकांग में रहते हैं, तो उसके खिलाफ चाइना कुछ एक्शन लेने वाला था। कनाडा को ये बात पसंद नहीं आई तो उसने रेसिप्रोकेट करा डेलीगेट्स को वापस भेजकर, एंड चाइना ने वापस रेसिप्रोकेट करा कैनेडियन डेलीगेट्स को वापस भेजकर। अभी तक तो यही स्टेटमेंट आई है कि कनाडा अपने स्टांस से पीछे नहीं हटने वाला है, वो नहीं अपने कदम पीछे लेगा। तो देखते हैं आगे क्या कंडीशंस डेवलप होती है। कनाडा इवन तैयार है कि अगर कोई बेसिकली अगर उन्हें कुछ इकोनॉमिक ब्लोबैक्स लेने पड़ते हैं तो वो उस चीज़ों के लिए भी तैयार है। अभी तक तो कनाडा से यही इन्फॉर्मेशन आती दिख रही है। अगर थोड़ा और देखें तो कनाडा
कनाडा और चाइना तक तो ठीक था, चाइना और बेसिकली ईयू में भी दिक्कतें बढ़ती दिख रही हैं। कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बातें चल रही थी ईयू में चाइना के ऊपर, जिसके ऊपर चाइना ने कहा है कि अगर ऐसी कोई भी चीज़ हुई तो चाइना उसे लाइटली नहीं लेगा और काफ़ी अच्छे से रेसिप्रोकेट भी करेगा। तो यहाँ से टेंशन्स बढ़ती दिख रही हैं। ईयू बेसिकली उस पर सैंक्शंस लगाना चाहता था क्योंकि वो एलिगेशंस हैं कि वो बेसिकली रशिया को काफ़ी सारे मटेरियल गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे रशिया की काफ़ी वॉर में हेल्प हो रही है। एंड जैसा कि हम सबको पता है ईयू काफ़ी खिलाफ है वॉर के, तो इस वजह से उन पे सैंक्शंस लगाए जा रहे थे। पर चाइना का क्लैरिफिकेशन ये है कि वो जो नॉर्मल ट्रेड है और उसका हम कुछ वॉर रिलेटेड ट्रेड नहीं कर रहे हैं रशिया के साथ, तो इसकी वजह से हम पर सैंक्शंस नहीं लगने चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम काफ़ी अच्छे से रेसिप्रोकेट करेंगे उस चीज़ को। तो बेसिकली ग्लोबल टेंशन्स बढ़ती नज़र आ रही है, इकोनॉमिक फ्रंट में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो वॉलेटिलिटी मुझे लगता है कि मार्केट में आज काफ़ी रहनी चाहिए। खासकर मेजर इवेंट है, मेजर इवेंट से पहले वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है। एंड देन ऊपर से ग्लोबल फ्रंट पे आज काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ हुआ है कल, तो एक ग्लोबल फ्रंट से हमारे पास काफ़ी सारी न्यूज़ हैं। एंड अगर उसके ऊपर देखा जाए तो अभी भी अगर हम देखें तो निफ्टी हमारा 18,200 के ऊपर सस्टेन करे हुआ है और बैंक निफ्टी हमारा 43,000 के ऊपर है। तो अब भी सिचुएशंस आई गेस मैं शायद से बैंक निफ्टी का एग्जैक्ट नंबर भूल रहा हूँ, बट अराउंड 43,000 ही है हमारा बैंक निफ्टी। तो अभी भी सिचुएशंस उतनी डाई हार्ड नहीं हुई हैं। एक जो मेजर होप मुझे लगती है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक स्टिल अपनी पोजीशन से काफ़ी डाउन है। जैसा कि आपको पता है कि मैं काफ़ी बुलिश हूँ एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में, तो वो देखना बहुत लाजमी रहेगा कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। मेरी ऑलरेडी ट्रेड्स ओपन है उसमें ऑप्शन बाइंग के थ्रू, एंड डीप इन द मनी पुट ऑप्शन भी कर रखा है मैंने उसमें, और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन मैंने बाय करा था उसमें, जिससे मेरी डीप इन द मनी पुट ऑप्शन की सेलिंग पोजीशन हेज हो जाए। तो बैंक निफ्टी को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 42,500 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 42,000 का लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखने को दूर नज़र आता है, पर जिस टाइप के मूव्स लिए जा रहे हैं तो उस टाइप के मूव्स में समझ नहीं आता कि 42,000 भी कितना ही दूर बचा है। तो ये तो रहा हमारा थोड़ा सा प्राइस एक्शन के हिसाब से डाटा। अगर देखा जाए तो निफ्टी के कॉल्स और अगर हम पुट राइटिंग देखें तो नज़र आता है कि लोग चाह रहे हैं कि निफ्टी बेसिकली 18,200 टू 18,300 के बीच में रहे। अगर प्रीमियम्स के हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करा जाए तो 18,100 टू 18,400 तक की रेंज भी रह सकती है इस वीक में। ये तो हमारा थोड़ा सा प्राइस एक्शन की तरफ आ गया। अगर हम कुछ मेजर न्यूज़ देखें तो अभी कुछ मेजर न्यूज़ तो हालांकि नज़र नहीं आती है मार्केट के अंदर। बहुत सारे वैल्यूएशंस हैं इंडियन इकोनॉमिक फ्रंट पे। मुझे आपको, जैसे मैं हर अपनी रिपोर्ट में बोलता हूँ कि इंडियन इकोनॉमिक फ्रंट में मुझे वैल्यूएशंस इंडियन इकोनॉमी के काफ़ी पसंद है, काफ़ी पसंद आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं लॉन्ग टर्म में तो बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर कोई बंदा अपने ट्रेड्स मैनेज नहीं कर सकता है या उसे लगता है कि ट्रेड्स मैनेज नहीं हो पाएंगी, तो अभी मार्केट से थोड़ा दूर रहने की ही मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी। बाकी हर किसी को अपना इकोनॉमिक एनालिसिस करना चाहिए, बट अभी के फ्रंट पे अगर देखा जाए तो सिचुएशन बहुत अनसर्टेन हो चली है ग्लोबल फ्रंट्स पर। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बस ये कहा जा सकता है कि FII DII डाटा को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से अब FIIs की बाइंग बढ़ती जा रही है। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि आगे जाके क्या होता है, क्योंकि अगर सेलिंग स्टार्ट हुई तो एक रिवेंज सेलिंग आ सकती है यहाँ से, क्योंकि मार्केट्स उतना अपलिफ्ट मूड नहीं दिखा रही है, उतनी रैली नहीं दिखा रही है जितना FIIs जर्नली चाहते हैं, क्योंकि FIIs एक मोमेंटम इन्वेस्टर रहते हैं और अगर उन्हें मोमेंटम नहीं दिखता है तो वो मार्केट से जल्दी निकल भी जाते हैं। SGX निफ्टी की थोड़ा बात करें तो SGX निफ्टी अभी थोड़ा पॉजिटिव स्टार्ट दिखा रहा है, बट सिचुएशंस को देखते हुए मुझे लगता नहीं है आज किसी भी तरफ कोई रेलेवेंट मूव दिख पाएगा। बट मुझे ये ज़रूर लगता है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। अप मूव की पॉसिबिलिटी मुझे स्टिल थोड़ी कम लग रही है, पर्टिकुलरली आज के लिए एज़ कम्पेयर टू अ लोअर मूव। अगर कोई अप मूव आता है तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी के सपोर्ट से आ पाएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बैंक भी एक बहुत ज़्यादा डाउन है, एंड जो बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक
हैं वो तो 2 दिनों से सेलिंग प्रेशर में आ ही रहे हैं, तो अगर वहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो हम निफ्टी को थोड़ा ऊपर बढ़ते देख पाएंगे। बट अदर देन दैट कोई और पॉजिटिव नेचर में मुझे कोई न्यूज़ नज़र नहीं आती है जिसकी वजह से निफ्टी को बढ़ना चाहिए। सपोर्ट्स हमारे इंटैक्ट हैं, रेजिस्टेंस हमारे इंटैक्ट है, एक हाई वॉलेटिलिटी के साथ हमारे इंडेसेस अब बेसिकली हाई वॉलेटिलिटी के साथ कंसोलिडेट करने जा रहे हैं, मुझे एटलीस्ट यही लगता है। तो जो बंदे इंट्राडे करते हैं उनके लिए खासकर दिक्कतें हो सकती हैं आज, तो उस चीज़ में हमें थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। आज की मार्केट में बस इतना ही। इंटरेस्टिंग रहेगा आज हम क्या करते हैं, मैं भी पर्सनली ऑब्जर्व करने वाला हूँ। अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं तो ज़रूर आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगा, जैसे कि मैं करता ही रहता हूँ। करंटली मैंने एक फंडामेंटल स्टॉक रैपको होम फाइनेंस में तो जैसे मैंने अपनी पोजीशंस ले ली थी, जैसे मैंने आपको बताया था। एक और फंडामेंटल स्टॉक मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बेसिकली उसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। अगर मैं उसमें कोई पोजीशंस लेता हूँ आपको ज़रूर बताऊँगा। FNO में अगर कोई मेरी पोजीशंस ऐड होती हैं तो उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगा। मेरी पोजीशंस कुछ दिनों में ही मैं ऐड करता हूँ अक्सर, क्योंकि मेरी जर्नल फिलॉसफी है फ्यू बेट्स एंड लार्ज बेट्स, बिकॉज ओवरऑल मार्केट एफिशिएंट रहती है। इट टेक्स हार्ड वर्क टू फाइंड समथिंग जिसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हों एंड लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकें। आशा करता हूँ आपकी आज की ट्रेड अच्छी रहे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।